जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज भाटपरानी के यूट्यूब चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सभी 15 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो समय को लॉस न करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने पर जहाज एवर गिवन पर जुर्माना लगाया है? सबसे पहली चीज़, स्वेज नहर को अवरुद्ध करने पर जहाज एवर गिवन पर जुर्माना लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वेज नहर भाई ये कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो आप सभी को पहले से मालूम होना चाहिए कि स्वेज नहर मिस्र के क्षेत्राधिकार में आता है। मिस्र आपका अफ्रीकी देश है। और आप सब लोग जानते होंगे स्वेज नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है। और ये भी आप सभी जानते होंगे स्वेज नहर दो सागरों को आपस में जोड़ती है। एक तरफ भूमध्य सागर है, इसके दूसरी तरफ आपका लाल सागर है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि स्वेज नहर दो सागरों को आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो आपका विकल्प में खोजेंगे तो मिल जाएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ये भी पूछा जाता है कि स्वेज नहर मतलब दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है। इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है। यानी आप कह सकते हैं स्वेज नहर प्राकृतिक नहर नहीं है, ये कृत्रिम नहर है, यानी इसको खोद कर बनाया गया है। समझे ना। और आप ये भी जानते होंगे कि स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच 6000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कितने हजार किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है? 6000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। और कितने दिन यात्रा में कितने दिन बच जाते हैं? 7 दिन का समय बच जाता है। आप सभी समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण नहर है। ये स्वेज नहर के बन जाने मात्र से आपका यूरोप से एशिया के बीच जो समुद्री दूरी है, समुद्री मार्ग है, उस समुद्री मार्ग के बीच 6000 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। और कितने दिन का समय बच जाता है? 7 दिन का समय बच जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब स्वेज नहर नहीं होगा और समुद्री मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच जब यात्रा होती होगी तो 6000 किलोमीटर दूरी यानी 6000 किलोमीटर का सफर ज़्यादा तय करना पड़ता था। ठीक है, और कितने दिन एक्स्ट्रा यानी अधिक लगते थे? 7 दिन अधिक लगते थे। स्वेज नहर के बन जाने से 6000 किलोमीटर की दूरी और 7 दिन का बचत होता है। यानी आपके खर्च भी बहुत कम आते होंगे। ठीक है, और जब 6000 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ती थी और 7 दिन का समय लगता था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्च आता होगा। ठीक है, तो इसी स्वेज नहर को अवरुद्ध करने पर जहाज एवर गिवन पर जुर्माना लगाया गया। आप सब लोग जानते होंगे कि एक पनामा ध्वज वाला एक जहाज है एवर गिवन। ठीक है, तो एवर गिवन चाइना से माल लाद के और चाइना से माल अपलोड करके यह आपका स्वेज नहर के रास्ते आपका यूरोप जा रहा था। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसने यानी एवर गिवन जहाज ने, यानी इसको पोत बोलेंगे, एवर गिवन जहाज या शिप बोलिए, शिप बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एवर गिवन शिप ने स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, यानी चोक कर दिया। ठीक है, और चोक करने से आप सब लोग जानते होंगे स्वेज नहर कितना व्यस्त नहर है और दुनिया का लगभग 10% व्यापार इस नहर के माध्यम से होता है। ठीक है, और जहाज एवर गिवन के द्वारा स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया गया, यानी चोक कर दिया गया। इसकी वजह से नहर के दोनों साइड यानी दोनों छोरों पे लगभग 150 जहाज़ों की कतार लग गई। ठीक है, और कई दिनों तक यह जहाज स्वेज नहर को जाम कर दिया था, यानी अवरुद्ध कर दिया था। बहुत प्रयास के बाद जहाज एवर गिवन को स्वेज नहर से साइड किया गया, यानी निकाला गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कितना लॉस हुआ होगा, यानी कितना व्यापार में घाटा लगा होगा। और जो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने पर जहाज एवर गिवन पे जुर्माना लगाया है? तो मिस्र ने लगाया। आप जानते होंगे मिस्र की जो स्वेज अथॉरिटी है उसके द्वारा आपका जहाज एवर गिवन पे जुर्माना लगाया गया। कितने का जुर्माना लगाया गया? 7500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी अगर आगामी एग्जामों में पूछा जाए किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने पर जहाज एवर गिवन पर जुर्माना लगाया है,
तो मिस्र ने लगाया कितने करोड़ का जुर्माना लगा है? 7500 करोड़ का जुर्माना लगा है, ठीक है। और बाकी आप स्वेज नहर के बारे में जो भी जरूरी क्वेश्चन है आप सभी जान ही गए होंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरे प्रश्न में आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अच्छा, कभी आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगर आप पढ़े होंगे या ये क्वेश्चन सुने होंगे तो इसका सही जवाब आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए में न्यूजीलैंड है, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में भारत है और ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में पहले से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंजिंग बोलते हैं। और कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है क्लाइमेट चेंजिंग किसे कहते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज आपको ये भी जानना होगा कि जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है। तो आप लोग ग्रीन हाउस गैसों का नाम सुने होंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे ग्रीन हाउस गैसों से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज आपसे ये पूछ दिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, ग्रीन हाउस गैस कोई एक गैस नहीं है। आप सब लोग जानते होंगे ग्रीन हाउस कई गैसों का समूह है, यानी आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में CFC भी शामिल है, आपका मीथेन भी शामिल है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। यानी आप सब लोग ये कन्फर्म हो गया कि ग्रीन हाउस गैस कोई एक गैस नहीं है, कोई सिंगल गैस नहीं है, यह कई गैसों का समूह है। और ग्रीन हाउस गैसों के समूह में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है, मीथेन भी शामिल है और नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की होती है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा होती है, ठीक है। और आप जानते होंगे ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के चारों तरफ एक परत, और उस परत की वजह से पृथ्वी दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कभी हम जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में और अच्छे से बताना शुरू कर दिए, पूरा क्रम से बताना शुरू कर दिए, पूरा अच्छे से समझाना शुरू कर दिए, तो फिर ये हम लोग का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और आप जानते होंगे तमाम मानव गतिविधियों की वजह से ग्रीन हाउस गैसों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तमाम समस्याएं आ रही है, ठीक है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, यानी वैश्विक तापन कहलाता है, समझे ना। और क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव फसलों पे पड़ता है, मौसम पे पड़ता है, उसके साथ साथ मानव जीव जंतु पे पड़ता है, समझे ना। तो जलवायु, और देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। यानी देखिएगा क्लाइमेट चेंजिंग के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, न्यूजीलैंड बन गया है। ये आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पे कानून लाने वाला विश्व का ये पहला देश बना है। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी क्रम में हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है विजिडन। आप सभी लोग विजिडन शब्द सुने होंगे, ठीक है। और विजिडन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और विजिडन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विजिडन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। तो विजिडन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे विजिडन के बारे में, ठीक है। और आप लोगों में कुछ लोग विजिडन के बारे में बहुत पहले से जानते होंगे, क्योंकि अक्सर जो बच्चे तैयारी करते हैं और कंटिन्यू रीड करते हैं, कंटिन्यू अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, तो वो कई बार विजिडन शब्द आया, विजिडन शब्द के बारे में भी पढ़े होंगे।
तो उनको मालूम होगा। तो आइए जानते हैं विजडन है क्या। तो विजडन क्रिकेट की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है। विजडन क्या है? विजडन क्रिकेट की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते होंगे इसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबिल। और ये देखिए, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामों में कि क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप विजडन ऑप्शन में दिया होगा, विजडन पे मार्किंग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। और आप सब लोग जानते होंगे विजडन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पिछले दशक मतलब अभी तो हम लोग पिछला दशक पार कर गए हैं, 2021 से लेकर 2030 तक ये एक दशक कहलाएगा, ठीक है। तो अभी 2030 कंप्लीट होगा तब आपका ये जो दशक रन कर रहा है वो कहलाएगा, ठीक है। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को पिछले दशक मतलब 10 वर्ष होता है, दशक 10 साल का होता है, 2010 से 2020 की बात है, ठीक है। पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। तो ऑप्शन में क्रिस मॉरिस है, इनके बारे में भी सुने होंगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नंबर बी में है, रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में विराट कोहली है। तो इसका सही जवाब है विराट कोहली, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस फोर्स हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो और आप सब लोग जानते होंगे पिछले दशक यानी 2010 से 2020 के बीच विराट कोहली ने मतलब काफ़ी अच्छा अपने वनडे क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। और विजडन ने विराट कोहली को ही पिछले दशक यानी 2010 से 2020 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। कन्फर्म हो गया। विराट कोहली के बारे में कौन नहीं जानता है। विराट कोहली से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर की शुरुआत कब की थी, तो आप सब लोग जानते होंगे विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले वनडे कैरियर की शुरुआत की थी, मालूम है ना। और देखिए इन्होंने कहां से कहां तक का सफ़र तय किया। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, समझे ना। हम चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने आहार क्रांति नामक नए मिशन की शुरुआत की है। बताइए कितना अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किसने आहार क्रांति नामक एक नए मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। यानी आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आहार क्रांति की बात कर रहा है, तो यानी ये खाद्य पदार्थों से यानी पोषक खाद्य पदार्थों से संबंधित यह मिशन है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हाल ही में किसने आहार क्रांति नामक एक नए मिशन की शुरुआत की है। तो आप सब लोग जानते होंगे आहार क्रांति नामक नए मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नरेंद्र सिंह तोमर है, ऑप्शन नंबर बी में राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर हर्षवर्धन है, ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। और आपको अब कंफर्म हो गया होगा कि आहार क्रांति नामक नए मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। आप ये भी सोच रहे होंगे आहार क्रांति ये कौन सा मिशन है भाई, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार को ध्यान में रखते हुए, यानी आप कह सकते हैं आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार को ध्यान में रखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है। और यह भी आप लोग को मालूम होगा कि आहार क्रांति का उद्देश्य भारत में जो हंगर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या का समाधान खोजने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। आप पहले से जानते होंगे भारत में बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, ठीक है। भारत में बहुत सारे बच्चे या लोग कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। तो इस आहार क्रांति के माध्यम से इन सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आप ये भी जानते होंगे एक सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि भारत में जितनी जनसंख्या है या भारत में जितना कैलोरी का खपत है
उसके दुगुना भारत में कैलोरी का उत्पादन किया जाता है, फिर भी हमारे देश में लोग कुपोषण के या बच्चे कुपोषण के शिकार पाए जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, ठीक है। इस बात से ये कन्फर्म होता है कि हमारे देश में जितना कैलोरी का खपत है उसके दुगुना कैलोरी का उत्पादन किया जाता है, फिर भी हमारे देश में कुपोषण के शिकार लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस कैलोरी का बंटवारा सही से नहीं होता है। वो असमानता की वजह से भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार है। इस मिशन के द्वारा क्या किया जाएगा, उसी असमानता को दूर किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना नुकसान भी होता है और सबसे ज़्यादा लोग भूखे भी सोते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? किसी को मिलता है तो इतना ज़्यादा मिलता है कि वो नुकसान ही कर देता है, और बहुत सारे लोगों को खाना मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उतना ही थाली में लीजिए जितना आप खा सके, ठीक है। ऐसा उतना खाना मत लीजिए ना जो आप नुकसान करें, ठीक है। आप खाना नुकसान करते हैं तो आप ये सोचिए, जब आप खाना नुकसान करते हैं ना तो आप वो जितना खाना नुकसान करते हैं उसके बदले कोई भूखा सोता है, ठीक है, समझिएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गगनयान मिशन में सहयोग हेतु भारत का किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आने वाले समय में पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे गगनयान मिशन पे काम चल रहा है, इसरो गगनयान मिशन पे काम कर रहा है और अभी ये मिशन आगे चल के लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मिशन से पहले ही बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो गगनयान मिशन अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। और यह किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। इसरो के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इसरो यहाँ पे लिख देते हैं, इसरो यहाँ पे लिखते हैं इसरो। आप सब लोग जानते होंगे इसरो भारत का क्या है? स्पेस आपका एजेंसी है। इसरो का पूरा नाम होता है, क्या होता है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, ठीक है। और आप जानते होंगे इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है और इसरो के जो इस समय प्रमुख हैं, इसरो के जो प्रमुख है वो के सिवन है। कौन है? के सिवन है। इसरो के प्रमुख के सिवन है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। और आप ये भी जानते होंगे इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ठीक है। इसी इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लाया गया है। और आप जानते होंगे सभी लोग गगनयान आप कह सकते हैं गगनयान इसरो का एक मिशन है। यह 2022 में भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे भारत भूमि से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, ठीक है। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 मिशन है, जिसमें से 2 मिशन क्या होगा? मानव रहित होगा। मानव रहित का मतलब उस मिशन के तहत अंतरिक्ष में इंसान को यानी व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। और जबकि गगनयान मिशन के अंतर्गत एक मिशन ऐसा है जिसमें मतलब व्यक्ति को भी, इन भारतीयों को भी भेजा जाएगा। उन भारतीयों में एक महिला होगी और 2 पुरुष होंगे, यानी टोटल 3 व्यक्तियों का मिशन होगा, समझे ना भाई। तो गगनयान, अब हम सीधे क्वेश्चन पाते हैं। गगनयान मिशन में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है या हस्ताक्षर हुआ है? तो फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। यानी आप इसको दूसरे तरीके से मत सोचिएगा। गगनयान मिशन यह भारत के मिशन है। भारत में इस मिशन को अंजाम इसरो देगा। आप ये केवल गगनयान मिशन में सहयोग करने के लिए फ्रांस से सहयोग हुआ है, यानी पूरा का पूरा मिशन भारत का है। और इस मिशन में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो फ्रांस के साथ समझौता हुआ है, ठीक है, समझे ना भाई। 6वें नंबर प्रश्न में आते हैं। ये काफी इजी प्रश्न है। हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। फिर एक बार सुन लीजिए, हाल ही में किसे मार्च 2021 का
यानी अभी तो ये अप्रैल मंथ चल रहा है, पिछला मंथ यानी मार्च 2021 के केवल एक ही मंथ में बेस्ट जो खिलाड़ी किया होगा ना उसी के लिए पुरस्कार है। ठीक है, तो मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो सब लोगों को मालूम होगा, भुवनेश्वर कुमार को मिला है। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार भारत के तेज गेंदबाज है। ठीक है, कंफर्म हो गए। और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग में भुवनेश्वर कुमार को मिला है, तो महिला वर्ग में भी किसी न किसी को मिला होगा। यानी उसके लिए लाइन क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को मिला है? तो किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को मिला है? तो दक्षिणी अफ्रीका की एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका नाम है लीजेल ली। नाम क्या है? लीजेल ली। ठीक है, लीजेल ली को मिला है। ठीक है ना। और 7 नंबर प्रश्न है, विश्व कला दिवस यानी अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड आर्ट डे, किस दिन मनाया जाता है? देखिए, कल के भी वीडियो में लास्ट में एक दिवस था, परसों के भी वीडियो में शायद एक लास्ट में दिवस था, यानी अंतिम क्वेश्चन दिवस का था। और 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स में भी जो हम लोग का अंतिम यानी 7वां प्रश्न है वो भी आपका दिवस से संबंधित है। ठीक है, यानी हमारी कोशिश यही रहेगी कि मतलब अधिकांश वीडियो में जो महत्वपूर्ण आपके दिवस है उसको शामिल किए जाएं। ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्जामों में एक दिवस जरूर पूछ देता है। ठीक है, वैसे तो डेली कोई ना कोई दिवस है, लेकिन हम सभी दिवसों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन मनाया जाता है? सबको मालूम होना चाहिए किस दिन मनाया जाता है भाई? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे क्यों मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, कला एवं संस्कृति को दुनिया में पूरे दुनिया में कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? कि 2012 से मनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं विश्व कला दिवस 2012 से पहले नहीं मनाया जाता था, विश्व कला दिवस मनाने की शुरुआत 2012 से हुई थी। ठीक है, इसी के साथ कल हम लोग 16 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन जो भी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है उसका नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, जो ऑफलाइन क्लास बंद होने की वजह से बहुत सारे मतलब संस्था के बच्चे बहुत सारे निराश हैं और वो होपलेस हो गए, डेमोरलाइज हो गए हैं कि हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो हम करंट अफेयर्स के डेली क्लास ले रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास ले रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनके अंदर एक हौसला आया है कि हम कम से कम मेरा करंट अफेयर्स और डेली का डेली वो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरें। बहुत सारे बच्चे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारा हिम्मत बढ़ा रहे हैं। पूरा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। ठीक है, और आगे हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम डिजिटल बोर्ड पे भी वीडियो बनाएंगे और बहुत बेहतर बनाएंगे, आपकी उम्मीद से भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल शुरुआती दौर है, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्लास ऑफलाइन नहीं चल रहा है तो मतलब सारे बच्चे निराश से, अच्छा भी नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से डेली मुलाकात होती थी। तो एक आध बच्चों ने कमेंट भी किया था, जैसे शाम वाले बैच के सूरज पटवा जी है, उनका कहना था सर जी आप क्लास में होते थे, मतलब हम लोग बहुत उदास भी रहते थे तो आप हंसाते थे और क्लास को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे। क्लास में आपकी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो हम लोगों को जीवन भर कभी नहीं भूलती हैं। ठीक है,
तो और बस एक ही चीज़ की कमी है कि आप इस वीडियो में जोक नहीं कर रहे हैं। तो जोक क्या करना है, जोक हम आप लोगों के आपको खुश करने के लिए, जो आपके चेहरे पर उदासी रहती है उसको दूर करने के लिए करते हैं। और धीरे धीरे इस पर भी अभ्यास हो जाएगा तो हम इस पर भी क्लास बहुत अच्छा लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, ठीक है, कल मिलते हैं।